जी नमस्कार मित्रों। अभी एक नई योजना चल रही है पीएम प्रणाम स्कीम। वो क्या है समझते हैं, इंक्लूडिंग मेंस मॉडल आंसर्स। एक स्लाइड में मुझे योजना के बारे में बताना हो तो मान लीजिए एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां पर मान लीजिए किसान 10 लाख टन यूरिया और बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। अभी सरकार उस पर सख्ती करे कि हमारे राज्य में फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करवाएंगे, और जिसके चलते 10 लाख टन की जगह मान लीजिए सिर्फ 3 लाख टन ही फार्मर अब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो। तो उस हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसमें यूनियन गवर्नमेंट के 3,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ देन अंडर द पीएम प्रणाम स्कीम यूनियन गवर्नमेंट ऐसा बोले, अच्छा कितना रुपया आपने बचवाया, 3,000 करोड़, तो उसका 50% निकालो, कितना होगा 1,500 करोड़। तो 1,500 करोड़ केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को ग्रांट यानी कि अनुदान के रूप में दे देगी। तो ऐसी ये पीएम प्रणाम स्कीम है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री चलाती है, बजट में अनाउंस किया था, अभी एग्जैक्ट गाइडलाइन इशू करी है वगैरह। अब इसमें से कुछ मेंस का बनाते हैं। हाँ, यूपीएससी मेंस में भी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। 2015 में पूछा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के क्या फ़ायदे हैं। 2000 पूछा ये पीएम जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब गरीबों का वित्तीय समावेशन कैसे हो सकता है। सो यस, स्कीम्स के बारे में मेंस में भी पूछा जाता है। तो ये जो नई योजना है उसमें से पेपर 3 सब टॉपिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी सब्सिडी बजटिंग, उसके लिए एक प्रश्न बनाते हैं। पीएम प्रणाम योजना कैसे सरकार के सब्सिडी बिल को कम करते हुए टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, चर्चा करें। डिस्कस हाउ पीएम प्रणाम स्कीम एम्स टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक बात, एंड वाइल रिड्यूसिंग द सब्सिडी बिल, दूसरी बात। ये दो काम कैसे करना चाहती है। हाँ, तो सबसे पहले हम जवाब का इंट्रोडक्शन बनाएंगे। मित्रों, मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं। कुल तो 5 तरीके हैं, 3 जो जीएस में काम के। डिफाइन करो चीज़ को, उसका ओरिजिन दे दो, उसका डेटा दे दो। ये सब कैसे करते हैं उसके लिए एक लंबा चौड़ा 30-40 पेज का मैंने हैंडआउट भी रिलीज़ किया है। मैं आपको सैंपल दिखाऊं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप देखिए ये पूरी करीब 30-40 पेज का पूरा हैंडआउट बना है कि इसमें हर एक चीज़ कैसे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखते हैं, एग्जामाइन क्रिटिकली एग्जामाइन डिस्कस, हर एक का जवाब अलग कैसे बनाना है या नहीं बनाना है, कंक्लूजन लगते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, बॉडी के आर्ग्यूमेंट को और निखारने के लिए क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें टर्म्स कंडीशन ये कोड यूज़ करो या मेरे को डीएम करो, स्क्रीनशॉट मुझे फॉलो करें, नथिंग। मेरे टेलीग्राम पे डाला है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यूज़ इट। खैर मैं वापस आऊँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के 3 तरीके थे, डिफाइन करो, ओरिजिन दो या डेटा दे दो। अभी आप क्या यहाँ पर डिफाइन करना ठीक रहेगा कि आप समझाने बैठे फर्टिलाइज़र क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, और वो लिखने बैठे तो वर्ड लिमिट उधर ही निपट जाएगी। और दूसरा, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो प्रश्न में जिस चीज़ की बात करना चाहते हैं उसके लिए ये टर्म्स बेसिक टर्म्स समझाना ज़रूरी नहीं, एग्जामिनर इवेल्युएटर को वो पता होगा। कोई एकदम बेसिक प्रश्न पूछा गया हो कि मान लीजिए डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एंड चैलेंजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तब आपने उस टर्म को डिफाइन करके चालू करना पड़े, पर यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ पर कंटेम्पररी मेन मुद्दे पे आना है जल्दी। तो मेन मुद्दे पे आने के लिए आप सबसे पहले ओरिजिन दो। तकलीफ की जड़ क्या है कि पब्लिक फर्टिलाइजर यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? क्योंकि अच्छी फसल चाहिए तो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती। अगर आपकी बॉडी में आपको और हेल्थ बनानी है, आप बॉर्नविटा क्यों पीते हैं? उसके अंदर सब आपको न्यूट्रिशनल एलिमेंट मिलते हैं। तो उसी प्रकार फार्मर को लगे मेरे ज़मीन में पोषक द्रव्यों की कमी है, तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम को ज़्यादा ऐड करने के लिए ये ऐसा बॉर्नविटा पाउडर यानी कि फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। अब ज़मीन में आइडियली इसका रेशियो क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजन 4 भाग हो तो फॉस्फोरस 2 भाग होना चाहिए, तो पोटाशियम 1 भाग होना चाहिए। 4:2:1 याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। लेकिन फिर कुछ किसान क्या सोचते हैं, मैं दिन में 10 बार बॉर्नविटा पीऊंगा तो ऋतिक रोशन बन जाऊंगा। सिमिलरली सब्सिडाइज मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो दे दनादन यूरिया यूज़ करते रहो। तो भारत में तकलीफ ये हो गई कि नाइट्रोजन जो कि यूरिया से मिलता है वो ज़मीन में कितना 4 भाग होना चाहिए, उसकी जगह 8 भाग, मतलब डबल अमाउंट हो चुकी है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि भविष्य की पीढ़ी भी चीज़ों को यूज़ कर सके। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और बाकी सब एक्सेस यूरिया के चलते जो उसमें लोग पानी पीते हैं उनको भी बच्चे डिफेक्टिव सब फिजिकल हैंडीकैप पैदा होते हैं। सो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल।
दूसरा, अगर हम सरकार की सब्सिडी बिल के बारे में देखें तो ये सब यूरिया और दूसरे फर्टिलाइज़र पे करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल सरकार सब्सिडी देती है। मतलब कि यूरिया का दुरुपयोग हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ये जा रही है। एंड वी हैव टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव्स कि एक तो उपयोग भी कम करा और सब्सिडी का बिल भी कम करा। हाँ, तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन दे रहे हैं और आप थोड़ा डेटा दे रहे हैं। अब इसके बाद अपने आंसर का स्केलेटल फ्रेमवर्क या ढांचा क्या होगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ओरिजिन और डेटा दे दिया कि यूरिया का ओवर यूज़ होता है, सब्सिडी बर्डन है, 4:2:1 के रेशियो की जगह 8 टाइम्स हो गया है, वो सब वगैरह। नाउ इन बॉडी पार्ट 1 में क्या बोलूँगा कि यूरिया और बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करने के लिए सरकार अभी कौन सी योजनाएं चला रही है, और फिर मैं ऐसा आर्गूमेंट करूँगा कि इसके बावजूद भी सब्सिडी का बिल काफ़ी बड़ा आ रहा है। और फिर उसको देखते हुए बॉडी पार्ट 2 में हम जाएंगे कि पीएम प्रणाम स्कीम जो लॉन्च हुई वो इसको कैसे मदद करेगी। अब आप कहेंगे सीधा तुम इधर से ही चालू करो ना, ये जो ब्लू कलर में तुम पुरानी योजनाओं की बात करोगे, क्यों लंबा खींचना है। उसका कारण ये कि भाई पीएम प्रणाम स्कीम तो एक स्लाइड में मैंने निपटा दिया ना, तो मैं लिखने भी बैठूँ तो 100 वर्ड्स, 75 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में निपट जाएगा। अभी मेरे को खींचना है 150 वर्ड्स, तो बॉलिंग थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। दैट्स वाई। एंड देन इन द कंक्लूजन क्या करना है, अग्री करोगे हाँ भाई इससे दोनों फायदे होने वाले हैं, और फिर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर सकते हैं, खासकर गोल नंबर 12 जो क्या कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान, रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ ना हो, तो इधर ये भी फ़ायदा है। और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह, अपन सेंसिबली एक दो रखे तो बराबर है। ज़बरदस्ती के कुछ लोग 25 घुसेड़ देते हैं उसमें जस्ट टू फिल अप द वर्ड लिमिट, वो भी अच्छी बात नहीं। ओके, तो अभी मैं पहुंच रहा हूँ बॉडी पार्ट 1 में, कि जहाँ मुझे बात करनी है कि अभी एग्जिस्टिंग कौन सी स्कीम्स हैं। ओके, तो देखिए एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आपने सिर्फ लिस्ट छापनी है, बहुत ज़्यादा उसको समझाने, उसके फीचर समझाने मत बैठ, वरना वो करने रहे आप तो फिर आपकी वर्ड लिमिट उसी के अंदर निपट जाएगी। सो राइट द नेम ऑफ द स्कीम्स कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड फॉलोइंग स्कीम्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली यूरिया। कौन कौन सी? सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान को एक बताएं तुम्हारी ज़मीन में ये पोषक द्रव्य की कमी तो ये वाला डालो, ज़बरदस्ती यूरिया मत डालो। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ताकि बाकी वाले भी फर्टिलाइजर डेवलप करने के लिए केमिकल जो भी कंपनियां हैं उनको मोटिवेशन मिले। नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, जिसके चलते कम यूरिया से भी अच्छा उत्पादन मिले। नैनो यूरिया में कि 2-3 थैली पाउडर वाला यूज़ करोगे उसकी जगह एक बोतल छोटी सी ये पानी में डाल के करो, सेम मज़े मिलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। फिर एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है कि जहाँ सब सिंगल ब्रांड एक ही प्रकार की थैलियों में भेजा जाएगा ताकि उसके स्मगलिंग को थोड़ा कम किया जा सके। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये सब में क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग, या जिसको हम कहें कि केमिकल मत यूज़ करो ऐसी फार्मिंग को, जैविक खेती को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी किसान को पर हेक्टर कुछ सब्सिडी देने की बात होती। और फिर गोबर्धन प्लांट है, तो जिसमें गोबर डाला जाए, बायोगैस मिलता है आपके यहाँ, अपन उसके साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में जो भी मैन्योर, खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलते हैं। तो ये सब स्कीम्स तो चल रही है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो तुम पीएम, जस्ट प्रश्न है पीएम प्रणाम का, और तुम ये बाकी योजनाओं की ऐसा लिस्ट क्यों दे रहे हो। तो उनको मैं कह रहा हूँ रुको ज़रा, सब्र करो। मैं क्या करूँगा, इनमें से वर्ड लिमिट के हिसाब से कुछ योजनाओं के नाम लिखूंगा कि ये स्कीम्स अभी चल रही है, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा और अपने आर्ग्यूमेंट में ऐसे बनाऊंगा कि देखिए फर्टिलाइज़र उपयोग कम करने की इतनी सारी योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल सरकार बजट में सब्सिडी बिल उसका खर्चा रहता है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो ये चार्ट के अंदर ब्लू कलर है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, तो कितना 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास का खर्चा अभी चल रहा है। और पिछले सालों में भी 2022 में तो और ज़्यादा था, 2.25। क्यों? रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंपोर्टेड फर्टिलाइजर काफ़ी महंगा हो गया था, लेकिन सरकार किसानों को उसका बोझ डालना नहीं चाहती, सरकार को अपने पॉकेट से बहुत सब्सिडी देनी पड़ी। तो अब आर्ग्यूमेंट ये है मेरा कि फर्टिलाइज़र उपयोग करने की, कम उपयोग करने की इतनी सारी स्कीम्स हैं, फिर भी सब्सिडी का बिल तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, ऐसा क्यों है? दो कारण हो सकते हैं। पहला, किसानों में जागरूकता का अभाव है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, मिलता है सस्ते में तो क्यों ये सब मगजमारी करें। और दूसरा, शायद राज्य सरकारों में भी रुचि की कमी है, एपथी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चर ऑफिसर और सब लोग हैं वो दमखम से इसका प्रचार नहीं करते, लागू नहीं करवाते, ये भी कारण हो सकता है। शायद वहाँ पर स्मगलिंग और 2 नंबर के काम हो रहे हैं, डाइवर्जन हो रहा है, उसके खिलाफ सख्ती नहीं है वगैरह। सो देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इतना सब कर लिया फिर भी अपना यूरिया कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार अब ये स्कीम लेकर आई है। कौन सी? पीएम प्रणाम, जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए पहले कोई यूपी स्टेट या किसी स्टेट में 10 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता था, तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य में हम क्या करेंगे। ये जो मैंने आपको आगे स्कीम सब बताई, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब को सख्ती से, ज़्यादा प्रभावी ढंग से, मतलब इफेक्टिवली लागू करेंगे, ताकि हो सकते हैं 10 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा था उसकी जगह कम हो जाए और किसान सिर्फ 3 लाख टन यूज़ करे। तो ऐसा जो सेविंग होगा कितना, करीब 7 लाख टन का वजन के हिसाब से। तो यूनियन गवर्नमेंट जो उस पर सब्सिडी देती है, तो यूनियन गवर्नमेंट की करीब 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बच जाएगी। और फिर पीएम प्रणाम योजना के तहत यूनियन गवर्नमेंट क्या बोला है कि अच्छा 3,000 करोड़ हमने बचाए हमारे, तो उसका 50% निकालो, कितना होगा? 1,500 करोड़। उतना पैसा यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट, यानी कि अनुदान के रूप में देगा। अनुदान का मतलब क्या? बस दे दिया, जैसे दान में पैसा देता आप वापस नहीं मांगेंगे, वो लोन नहीं है, कर्जा नहीं है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करो, ऐसा नहीं, दे दिया। और ये ग्रांट जो दी जाएगी उसका भी उपयोग है, उसके दो उपयोग है। पहला कि उसकी मदद से स्टेट गवर्नमेंट ने वो 1,500 करोड़ से क्या करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रमोट करो, बाकी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट के काम करो। अब आप कहेंगे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, समझते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की एक और स्कीम है गोवर्धन स्कीम, कि जिसके अंदर वो किसानों को बायोगैस प्लांट्स बनाने के लिए सब्सिडी और सहायता करता है। अब आप सोचो बायोगैस प्लांट में क्या होता है या गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, कि आपने सब गोबर डाला, उसमें से दो आउटपुट आते हैं। पहला होता है बायोगैस, उसमें भी फिर उसको और कॉम्प्रेस्ड करके रिक्शा वगैरह में भर, ऐसी और प्रोसेसिंग थी। और दूसरा आउटपुट आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि जैविक उर्वरक। फॉर एग्जांपल फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऐसा सब उसमें निकल के आता है। तो अब सोचिए यूनियन ने स्टेट्स को कितना दिया, मान लीजिए 1,500 करोड़ दिए यूपी को, और वो 1,500 करोड़ से यूपी स्टेट गवर्नमेंट और ये सब भी डेवलपमेंट कराए, तो उससे फ़ायदा क्या है? अब से फार्मर और कम फर्टिलाइजर यूज़ करेगा ना, क्योंकि ये तो सब ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक या जैविक है, इसको यूज़ करेगा, तो केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन और कम हो जाएगा, और जो एग्रीकल्चर है वो और ज़्यादा सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। बस, तो वही फिर अपना कंक्लूजन होगा। बॉडी पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि पीएम प्रणाम कैसे मदद करेगी। एंड लास्ट, क्या आप अग्री करो कि यस, इन दिस मैनर पीएम प्रणाम विल अचीव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव? क्या सब्सिडी बिल कम किया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में भी ये मदद करेगा, क्योंकि फूड और एग्रीकल्चर का कंजम्पशन जो अभी काफ़ी केमिकल इंटेंसिव हो चुका है, उसको ये थोड़ा कम करने में मदद करेगा वगैरह। सो दैट्स इट। बाकी मित्रों, अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो उसके लिए मेरा मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी उसमें 2 लेक्चर हुए और अभी बाकी और होने हैं। अगर आप 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आरएम फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। अन अकेडमी की ये सब बैचेस का क्या फ़ायदा है, लाइव क्लासेस होते हैं, पावर पॉइंट नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवेल्युएशन, डाउट रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। और इससे फ़ायदा भी हुआ है विद्यार्थियों को। लास्ट ईयर वाले में 333 से ज़्यादा टॉपर्स अन अकेडमी ने उनको मदद की है। और अभी लिमिटेड टाइम के लिए एक ऑफर भी चला है, अप टू 50% डिस्काउंट, एंड यू कैन यूज़ इट। कोड है munal.org, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।